हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया और शानदार होगा हमेशा की तरह। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे सफल 2.0 बैच में, जो आपको सीयूटी में सफल बनाने के लिए बनाया गया है। और इस बैच में मैं आपके साथ अप्लाइड मैथ्स की क्लासेस कवर अप कर रहा हूं। तो भाई, मैथ्स डोमेन के अंदर जो हमारे पास अप्लाइड मैथ्स वाला सेक्शन है, उसके लिए मैं आज एक और चैप्टर लेकर आया हूं, विच इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये चैप्टर आपके पास कोर के लिए भी है और अप्लाइड के लिए भी है। मतलब ये सेक्शन एक में भी पूछा जाता है और ये सेक्शन हमारे पास B2 जो अप्लाइड मैथ्स का सेक्शन है उसमें भी पूछा जाता है। अब सीबीएसई में कोर मैथ से एक टॉपिक फालतू होता है हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर, विच इज आइसो कॉस्ट एंड आइसो प्रॉफिट मेथड। बट सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सिर्फ कॉर्नर पॉइंट मेथड ही है, वो ही हमारे को करना है, वो चाहे हमारा कॉमन वाला पार्ट रहे या फिर हमारे पास अप्लाइड मैथ्स वाला पार्ट रहे। तो इस चैप्टर को हमने बहुत ही ध्यान से समझना है। आपको पता है सीबीएसई में तो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है और ये सीयूटी के लिए भी हमारे पास क्या है, स्कोरिंग चैप्टर है। आपके पास अगर आप देखेंगे, अगर मैं सिर्फ सेक्शन B2 की ही बात करूं जो अप्लाइड मैथ्स का सेक्शन है, तो अभी जो 2023 में ही हमारे पास सीयूटी का एग्जाम हुआ है लास्ट ईयर वाला, तो उसके अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, और बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बिकॉज इस चैप्टर के अंदर जब हमारे पास डिफिकल्टी पार्ट आता है, वो रहता है कि भी आपको जब पूरा स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स जो लिखी होती है उसको इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करना, फिर उससे ग्राफ बनाना, फिर उससे सॉल्यूशन निकालना। बट क्योंकि यहाँ पर सीईटी के लिए हमारे को, आपको पता है, अराउंड 1 मिनट ही मिलता है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, उसको सॉल्व करके करेक्ट ऑप्शन मार्क करने के लिए, तो इसलिए यहां पर उस तरह के बड़े क्वेश्चंस हमारे पास नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर के लिए हमारे को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, रेदर देन जिस तरह से हम लोग सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा वर्ड प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करते हैं इनइक्वालिटीज में, फिर ग्राफ बनाते हैं और फिर सम करते हैं। हालांकि हम सीखेंगे सारी चीजें क्वेश्चंस के थ्रू, बट हमारे को जो स्पेसिफिक रहना है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग पे ज्यादा स्पेसिफिक रहना है इस चैप्टर के अंदर। तो बेटा, पहले हम टॉपिक्स देखते हैं कि आज हमारे को टॉपिक्स कौन कौन से कवर अप करने हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। सबसे पहले कि भी पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भाई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होता क्या है। ठीक है, लीनियर वर्ड का क्या मतलब होता है, प्रोग्रामिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। प्रॉब्लम्स तो हमारी जिंदगी में रहती ही है, बट यहां पर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है वो भी सीखना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है हमारे पास जो आपने सुनी भी होंगी कि भाई ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ये फिजिबल रीजन क्या होता है, ये सारी की सारी बातें करी जाएंगी। एंड देन जो कॉर्नर पॉइंट मेथड है कि उस मेथड से कैसे आप किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं, वो वाली बात भी सीखी जाएगी। तो स्टार्ट करते विद द टॉपिक विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब जो ये वर्ड है पूरा वो हमारे पास 3 लेटर से मिलके बना है, जिसमें सबसे पहला लेटर है हमारे पास लीनियर। और भाई ये वर्ड तो आप लोग मेरे ख्याल में क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब आपके पास लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर आपने वैसे भी उससे पहले ये वर्ड सुना होता है, क्योंकि लीनियर वर्ड है हमारे पास जो सिनोनिम रखता है किससे, जो मतलब सेम रखता है किससे, लाइन से। बिकॉज लाइन बनाने के लिए भी जो कॉन्सेप्ट चाहिए होता है वो हमारे को लीनियर से मिलता है, या फिर जो लीनियर हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो लाइन के अंदर ही रिफ्लेक्ट होता है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें जो डिग्री है हमारे पास वेरिएबल्स की, ठीक है, जो डिग्री है हमारे पास वेरिएबल्स की वो कितनी होती है, 1। तो अगर कोई हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास जो डिग्री है वेरिएबल की अगर वो 1 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। अब वही अगर बेटा इक्वेशन है ऐसी जिसमें जो वेरिएबल की डिग्री है वो 1 है, तो उसको बोल देते हैं लीनियर इक्वेशन। अब अगर यही हमारे पास इनइक्वालिटी है, जैसे क्लास 11th-12th में आप लोगों ने पढ़ा है, कोर वाले 11th में पढ़ते हैं, ठीक है, अप्लाइड वाले 12th में पढ़ते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, अगर इक्वेशन की जगह इनइक्वालिटीज है तो हमने लीनियर इनइक्वालिटीज बोला था उसको। ठीक है, अब वही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर। तो लीनियर मतलब ऐसा जिसमें वेरिएबल्स हैं, जैसे एक्स और वाई और जेड हो गए। ठीक है, बट यहां पर हम लोग अभी सिर्फ 2 ही वेरिएबल की बात करेंगे, एक्स एंड वाई। क्यों सर 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बेटा जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसके अंदर हमारे को ग्राफ बनाना होता है, सब कुछ ग्राफ बेस्ड है, और ग्राफ में हमारे पास सिर्फ जो 2 डायमेंशनल प्लेन है उसी पे ही अभी हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, पेपर के ऊपर तो हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, 3D में तो ग्राफ नहीं बनाते अभी हम। तो इसका मतलब हमारे को सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स के लिए नॉलेज रखनी है अभी, विच इज एक्स एंड वाई। तो जैसे हमारे पास
इक्वेशन या ऐसी प्रॉब्लम जिसमें जो डिग्री ऑफ वेरिएबल है यानी कि जो x एंड y है हमारे पास, अगर उसकी पावर 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर। ठीक है, अब बात आती है कि जी सर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। अब देखो प्रोग्रामिंग के लिए आप कहीं सोचो कि भाई हाई फाई कोडिंग वगैरह है, बात हो रही है, नहीं जी। प्रोग्रामिंग का अगर आप बेसिक मतलब देखोगे तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम है हमारे पास किसका मतलब, प्रोग्रामिंग का मतलब। और एल्गोरिदम किस चीज का, एल्गोरिदम टू परफॉर्म अ टास्क, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का मतलब जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज किया जाता है उसको बोला जाता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब वही अगर आप कोडिंग की टर्म से बात करेंगे तो वो वाली प्रोग्रामिंग आ जाएगी। अगर आप किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप प्रोसीजर जो एल्गोरिदम यूज करते हैं तो वो हमारे पास मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग आ जाएगी। ठीक है जी, तो प्रोग्रामिंग का मतलब हो गया एल्गोरिदम टू परफॉर्म अ टास्क। और प्रॉब्लम तो भैया हम सबको पता ही है, जीवन में प्रॉब्लम का आना जाना तो लगा ही रहता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो गया हमारे पास। अब यहां पर हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम की अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कन्वर्टेड इनटू मैथमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो हमारे पास मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बन जाती है। ठीक है जी, तो जैसे अगर आप किसी कंपनी में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज करो आप आइटम ए और आइटम बी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि भाई एक आइटम ए है अपने पास और एक आइटम बी है। तो अगर आप कोई कंपनी है आपकी, ठीक है, जो दो आइटम्स प्रोड्यूस कर रही है ए और बी, अब हमारे पास सपोज करो कि जो ए और बी पे हमारे को जो प्रॉफिट मिलता है उसको सेल करने पर वो मिलता है सपोज करो ₹10 पर यूनिट, और आइटम बी पर ₹15 पर यूनिट आपको मिलता है। ठीक है, और अगर आप आइटम ए की x यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आइटम बी की अगर आप y यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपका टारगेट क्या होगा कि इस प्रॉफिट को आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। और यही अगर हमारे पास प्रॉफिट की जगह कॉस्ट होती तो आपका टारगेट होता कि यार हमारे को कॉस्ट मिनिमम रखनी है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम कॉस्ट मिनिमम रखेंगे तभी हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव करने के लिए प्रयास कर पाएंगे। बट अगर स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट ही मैक्सिमम रहेगी तो आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो हमारे पास चाहे प्रॉफिट हो उसको मैक्सिमाइज करना है, चाहे कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है। बट अब लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब यहां पर क्या है कि अगर हमारे पास आइटम ए और आइटम बी की जितनी भी यूनिट्स हमारी मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनके लिए अगर हमारे पास क्या है, लीनियर कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, लीनियर रेस्ट्रिक्शंस हैं अगर हमारे पास, तो उन लीनियर रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस को हम लोग कैसे जस्टिफाई कराते हुए इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हम लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवा पाएंगे, वो प्रोसीजर वो स्टेप्स हमारे बन जाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये तो एक सिर्फ एक एग्जांपल हुआ जिसमें आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर कोई डाइट प्रॉब्लम बना रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपको एक पर्सन की डाइट रखनी है जिसमें प्रोटीन इतना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना होना चाहिए, ठीक है, तो कितना टोटल उसको विटामिन मिलना चाहिए, अगर अगर हमारे पास कंडीशंस हैं तो उसमें भी हमारे पास क्या लग सकती है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लग सकती है। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स होती है कि अगर आपके पास गोडाउन से फैक्ट्रीज तक अगर आपको क्या करना है, माल ले जाना और पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या क्या अलग अलग लीनियर कंडीशंस है और उसमें कैसे आप जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें बेटा आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। अब इसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है ये तो हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं जो इसके अंदर अलग अलग टर्म्स यूज होती हैं वो अलग अलग टर्म्स क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सबसे पहली टर्म क्या होती है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। भाई लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो भाई चीजें हमारे पास जो है वो लीनियर ही रहेंगी, ठीक है ना। तो एक ये लीनियर फंक्शन है
which is to be maximized, और मिनिमाइज्ड। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको मैक्सिमाइज ही करना हो या हर बार मिनिमाइज ही करना हो, वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जैसे कॉस्ट है वो मिनिमाइज की जाती है, प्रॉफिट क्या किया जाता है, मैक्सिमाइज किया जाता है। तो लीनियर फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड अंडर सम गिवन कंडीशंस। ठीक है, अंडर सम गिवन कंडीशन। भाई कुछ कंडीशंस गिवन होगी जिसके अंडर हमार को इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा या फिर मिनिमाइज करना होगा। दूसरी बात कि इट इज ऑलवेज डिनोटेड बोल लीजिए या रिप्रेजेंटेड बोल लीजिए, डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। ठीक है, स्मॉल जेड नहीं, हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जेड से। ठीक है, और ये हमारे पास एक क्या होता है, इट इज अ लीनियर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, इट इज अ लीनियर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस सी। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जिसको आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है। जो ए बी सी होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट होते हैं। बट एक्स और वाई क्या है, हमारे वेरिएबल है। अब जनरली जब आप प्रॉब्लम्स देखेंगे तो जो सी वाला पार्ट है हमारे पास, जो कांस्टेंट टर्म है सी, वो हमारे पास जनरली जीरो रहती है। बट जैसे अगर आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखेंगे वहां पर हमारे पास ये जीरो नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर, जैसे अगर आपने सीबीएसई में भी पढ़ी होंगी तो वहां पर आप बोलोगे सर जैसे z हमने पढ़ा है कि 3x प्लस 4y है, हमने 3x प्लस 4y प्लस 5 फॉर एग्जाम्पल नहीं पढ़ा है। तो बेटा जनरली आपके पास जो c है वो जीरो रहता है। बट यस, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वहां पर हमारे पास इस c की वैल्यू आती है। इसको नोट कर लीजिए। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारे पास, दैट इज कॉन्स्ट्रेंट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे को समझनी है वो क्या होती है बेटा, कॉन्स्ट्रेंट्स। हमने बात करी कि जो z होना चाहिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होना चाहिए अंडर सम गिवन कंडीशंस। तो ये जो गिवन कंडीशंस होंगी हमारे को, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस, गिवन कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस अंडर विच जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा, अंडर विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, अंडर विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, उसको बोला जाता है बेटा क्या, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के कंस्ट्रेंट्स। क्या बोला जाता है, कंस्ट्रेंट्स। और ये जो कंस्ट्रेंट होते हैं ये हमारे पास होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ये कैसे होंगे बेटा कंस्ट्रेंट्स हमारे पास, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। अब बेटा अगर लीनियर इनइक्वालिटीज है हमारे पास, जो सिंबल ज्यादातर अपने पास इसमें यूज होते हैं वो यूज होते हैं अपने पास एटलीस्ट। जो कॉन्सेप्ट ज्यादातर अपने पास यूज होता है वो रहता है अपने पास ज्यादातर एटलीस्ट का या फिर एटमोस्ट का। ठीक है जी, तो एटलीस्ट का मतलब क्या होगा हमारे पास, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू। बिकॉज जैसे हम बोलते हैं कि भाई आपको सपोज करो कि भाई मैथ्स में सीबीएसई में पास होने के लिए 100 में से 33 मार्क्स मिनिमम लाने हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि आपको एटलीस्ट 100 में से 33 मार्क्स लाने हैं। तो एटलीस्ट 33 का मतलब क्या है, या तो 33 आ जाए या 33 से ज्यादा, तो उतना या उससे ज्यादा। तो एटलीस्ट के लिए हमेशा जो सिंबल यूज किया जाता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का किया जाता है, और एटमोस्ट के लिए होता है लेस देन इक्वल टू, उतना या उससे कम। और एक यहां पर जो हमारे पास इनइक्वालिटी है
जो कंडीशन है जो हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल रहेगी। बाकी जितनी भी कंडीशंस है वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके बेस पर डिसाइड होगी, वो सब्जेक्टिव हो जाएगी कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन है। बट एक कंडीशन जो हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल रहेगी एलपीबी के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो x और y जो हमारे वेरिएबल हैं, जो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एक्सप्रेस किए जाते हैं, मतलब वो हमारी हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटीज, चाहे वो जिस भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, बट x और y इन जनरल क्या रिप्रेजेंट करती है हमारे को, क्वांटिटीज। तो x और y कभी भी हमारे पास क्या नहीं होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वो जीरो हो जाए, कोई एक वेरिएबल हमारा जीरो हो जाए, बट कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जिसको हम बोलते हैं x, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसको बोला जाता है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। तो क्योंकि आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टर्म्स में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, तो उसमें याद रखना है आपको कि x और y दोनों ही क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जी हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म आ गई कांस्टेंट। अब तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया पहले, फिर हमने कंस्ट्रेंट्स बना लिए, फिर हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, तो जिसको बोला जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन फॉर विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो कि एक लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन इज मैक्सिमाइज, अगर उसको हमें मैक्सिमम करना है और अगर मिनिमाइज करना है तो वो हमारे पास मिनिमाइज हो गया। तो जिस वैल्यू, ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है, क्योंकि अभी बात करते हैं इसके लिए बेटा, देखो हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई बना रहे हैं। हमने जो जेड बनाया है वो z क्या है, एक लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इन दिस फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये है हमारे पास। तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x और y की वो वैल्यूज जो आपके पास इस सॉल्यूशन को क्या करती है, अगर मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमाइज कर रही है, और अगर मिनिमाइज है तो मिनिमाइज कर रही है, जो इस फंक्शन को क्या कर रही है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रही है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास वो पॉइंट, क्योंकि x, y ऑन अ ग्राफ विल रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट, तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, मतलब जो x और y की वैल्यू z में पुट करने पर वो अगर मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो मैक्सिमाइज होता है, मिनिमाइज का क्वेश्चन है तो मिनिमाइज होता है, ठीक है जी। तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। अब अगर हमारे पास ओनली वन सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन है, मतलब अगर हमारे पास एक ही पॉइंट है, ठीक है, जो इस z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो क्या है, यूनिक है। वो हमारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि भाई एक ही आंसर है, मतलब एक ही पेयर ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू है जो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकती है। ऑप्टिमाइज मतलब वही मैक्सिमाइज या मिनिमाइज डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। बट अगर हमारे पास टू और मोर हमारे पास सॉल्यूशन है, मतलब पॉइंट्स हैं, देखो ध्यान से हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, कोऑर्डिनेट्स की। तो जब दो पॉइंट हो या दो से ज्यादा पॉइंट हो, जब आप उनको ज्वाइन करेंगे तो वो एक लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। और जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा एक से ज्यादा पॉइंट्स पर, जब मैं बोल रहा हूं एक से ज्यादा पॉइंट, तो वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो एक लाइन के ऊपर लाइन करेंगे। तो दैट मींस वो हमेशा एक लाइन सेगमेंट बनेगा, और अगर लाइन सेगमेंट बनेगा तो बेटा उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो उन हर इनफाइनाइट पॉइंट्स पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है वो क्या होता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता है। इसी पॉइंट के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डायरेक्टली बेटा सीयूईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट, सारी टर्म्स जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब टू और मोर हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो z है हमारे पास इज ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज का मतलब या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी है, ऑन एवरी पॉइंट,
ऑन एवरी पॉइंट ज्वाइनिंग, जनरली हमारे पास वो 2 पॉइंट ही होते हैं, ठीक है। अब ये तक जितनी प्रॉब्लम्स हमारे को मिलती है उसमें सिर्फ 2 पॉइंट ही होते हैं कि 2 पॉइंट को ज्वाइन के एक लाइन मिल जाती है, बट अगर तीसरा पॉइंट भी होगा तो वो उसी लाइन के ऊपर होगा, ये नहीं कि कहीं और होगा। तो Z is optimized on every point joining these points to form a single line, to form a line। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब 2 हो या 2 से ज्यादा हो तो हमारे पास वो सीधा इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है। कितने सॉल्यूशन मिलते हैं हमारे को? इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट मिलते हैं? कि देखो अगर z की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आ रही है हमारे, अभी हम कॉर्नर पॉइंट मेथड में सीखेंगे कि हमारे पास कुछ लिमिटेड पॉइंट्स आते हैं हमारे फिजिबल रीजन से, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वही है कि ये फिजिबल रीजन क्या होता है ना। तो सपोज करो हमारे पास 5 कॉर्नर पॉइंट है, मतलब 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर आपको चेक करना है कि हमारा z जो मैक्सिमाइज होगा उन पॉइंट्स के अंदर या मिनिमाइज होगा। अब उन 5 में से सपोज करो 2 पॉइंट्स ऐसे आ गए जिस पर z की सेम वैल्यू आ रही है और वही मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है कि z को आपको मैक्सिमाइज करना है। तो यानी कि हमारे पास 2 सॉल्यूशन हुए? नहीं, बिकॉज वो दोनों सॉल्यूशन पर याद रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स, और जब उन 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, और उस लाइन सेगमेंट के ऊपर कितने पॉइंट्स और हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब उन सभी पॉइंट के लिए ये जो हमारे पास z है, क्योंकि ये भी तो क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है? एक लाइन। तो उस लाइन के लिए जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब के लिए z की हमारे पास सेम वैल्यू आएगी, चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे वो मिनिमम हो। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो भाई थर्ड हो गया अपने पास क्या? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो आती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं हमारे पास? फिजिबल रीजन। वो क्या होता है हमारे पास बेटा? फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या हो गया हमारे पास? इसका मतलब हुआ कि वो कॉमन रीजन which provides कॉर्नर पॉइंट्स। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं इसको समझेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ z, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। वो कॉमन रीजन, जब आपने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी है बेटा, जब हमने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, तो हमने वहां पे देखा था जब एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटी होती है तो जो हमारे पास उनका कॉमन रीजन आता है वही हमारा मेन सॉल्यूशन होता है, और उसी मेन सॉल्यूशन को हम लोग यहां पर बोलते हैं फिजिबल रीजन, जो सारे गिवन कंस्ट्रेंट्स के साथ बनता है, ठीक है। तो ये कॉमन रीजन कौन सा है? कॉमन रीजन कौन सा है? कि विच सेटिस्फाइज आप ऐसे लिख दे, विच सेटिस्फाई ऑल द कॉन्स्ट्रेंट, चाहे वो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट हो या फिर वो कॉन्स्ट्रेंट्स हो जो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पर एक बात बेटा आपको याद रखनी है कि भाई हमारे पास नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट के अलावा कॉर्नर पॉइंट मेथड से या फिर जो फिजिबल रीजन निकालने के लिए या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेटा अगर 2 वेरिएबल है, बताओ अगर 2 वेरिएबल वाली हमारे पास कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पास 2 कांस्टेंट भी होने चाहिए, यानी कि 2 लीनियर इनइक्वालिटीज भी होनी चाहिए मिनिमम। 2 से ज्यादा भी हो सकती है बट मिनिमम आपके पास 2 इनइक्वालिटीज भी होनी चाहिए। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। 2 से ज्यादा भी हो सकती है बट 2 तो मिनिमम होनी ही चाहिए। तो बेटा उसको बोला जाता है क्या? फिजिबल रीजन। अब इसी फिजिबल रीजन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 11th में और 12th में ये पढ़ा ही है कि भाई लीनियर इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, बट अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो एक बार मैं समझा देता हूं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे अलग से पढ़ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ, या फिर सिंपली सी बात है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। क्योंकि जब तक हम लीनियर इनइक्वालिटी को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग फिजिबल रीजन तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब जैसे एक कोई लीनियर इनइक्वालिटी में लेता हूं कि भाई 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। ये हमने एग्जांपल लिया है, ये पहला एग्जांपल है, ठीक है। आपको पता है बेटा कि जो 2x, यहां मैं रफ में लिख रहा हूं कि जो 2x
प्लस 3y इक्वल टू 6 है। ये आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो कि ये जो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये हमारे को ग्राफ पर क्या रिप्रेजेंट करती है? एक लाइन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब ही क्या है कि वो एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी ऑन ग्राफ। पर जब हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी की, तो लीनियर इनइक्वालिटी हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है कि लीनियर इक्वेशन ग्राफ पर क्या रिप्रेजेंट करती है? एक लाइन, रिप्रेजेंट्स अ लाइन ऑन ग्राफ। बट अगर हम लीनियर इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है ग्राफ के ऊपर? ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बात हो रही है भाई। ठीक है, कहीं 3 पर मत पहुंच जाना, क्योंकि 3 वाला कोर वाले बच्चे समझते हैं कि वो ग्राफ के आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगी? 3 डायमेंशनल ग्राफ पर एक प्लेन रिप्रेजेंट करेगी। और यहां पर भी हम जब लीनियर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम जी 2 वेरिएबल की बात ही कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है जी, तो रिप्रेजेंट एरिया, या फिर आप बोल सकते हैं ये हमारे पास रीजन रिप्रेजेंट करती है ऑन ग्राफ। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन ग्राफ के ऊपर एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, बट एक लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफ के ऊपर एक रीजन, आपके पास समझ लिए एक एरिया रिप्रेजेंट करती है। जैसे ही 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 की बात अगर मैं करूं तो आप लोग 10th में भी ऐसे ही करते थे। ठीक है, आप अब चाहे ऐसे करें या ना करें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है तो जनरली हम लोग क्या करते थे, एक बार x को 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई, फिर एक बार y को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ग्राफ जब हम बनाते हैं, जब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, सपोज करो मैं अभी आपके पास नेगेटिव वाला पार्ट छोटा कम बना रहा हूं, तो ग्राफ पर हमारे पास इस तरह से बनेगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। सपोज करो ये 1 2 3 4 इस तरह से हमने पॉइंट बना दिया। ठीक है, 1 2, अभी मैं बिल्कुल टू द स्केल नहीं बना पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है कि हम रफ फिगर बना रहे हैं अभी। अब जब आप 10th में पढ़ते थे तो भाई क्या होता था कि भाई पहले x0 और y2, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,2, फिर x3 y0, तो ये वाला पॉइंट हो गया 3,0। और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो अपने पास क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी। ठीक है, अपने पास क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी, जिसको हम बोलते हैं कि ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। तो हम इस लाइन के ऊपर लिख देते रहे कि ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 वाली लाइन है। बट अब जब यही इनइक्वालिटी की टर्म्स में बात की जाती है तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग यहां पर सबसे पहले एक फिजिबल रीजन के लिए क्या फिर देखते रहे कि भाई जो कॉमन रीजन है हमारे पास वो क्या आएगा? वो जो शेडेड पोर्शन है क्या आएगा? वो टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा या फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा? क्योंकि हम लोग को ओरिजिन के रिप्रेजेंट में प्लॉट करते रहे, तो उसके लिए हम क्या करते रहे? पुट करते थे x और y दोनों 0 है इन द इनइक्वालिटी, तो ये आ गया 2 इंटू 0, फिर 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 आ गया था है अपने पास लेस देन इक्वल टू 6। अब ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 0 तो 6 के बराबर नहीं होता, लेस तो होता है, आपकी बात मान ली, बट 0 6 के बराबर तो होता ही नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हैं? तो बेटा ये लेस देन और इक्वल टू होता है। तो लेस देन और इक्वल टू का जो सिंबल होता है हमारे पास, ये सिंबल किसका होता है? लेस देन और इक्वल टू। तो बीच में जो कनेक्टिंग वर्ड है वो और है, तो मतलब या तो लेस वाला ट्रू हो या तो इक्वल वाला ट्रू हो। इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज ट्रू है तो उसको आप ओवरऑल ट्रू बोलते हो। जैसे कि ये हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू 6 है, तो भाई 0 लेस देन 6 होता है बट इक्वल टू 6 नहीं होता, तो एक चीज भी ट्रू है तो ओवरऑल वो क्या कहलाएगा? ट्रू कहलाएगा। ठीक है जी, तो अगर ये ट्रू होता है तो हम बोलते हैं कि जो शेडेड पोर्शन आएगा, ठीक है, मतलब जो रीजन रिप्रेजेंट करेगी ये इनइक्वालिटी, वो कहां होगा? वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, बिकॉज हमने 0 0 यानी कि x0 y0 यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने देखा है कि ये कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए जो इसका शेडिंग पोर्शन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। तो यानी हम इसको इस तरह से पूरे पोर्शन को शेड कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास पूरा शेडेड पोर्शन आता है इसको आप लोग क्या बोलते हैं? ये लीनियर इनइक्वालिटी की रिप्रेजेंटेशन। फिर हम इस शेडेड पोर्शन में कहीं लिख देते हैं कि भाई 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। यही हमारे पास अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता तो ये सारा ऊपर की तरफ बन जाता, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, यही हमारे पास क्या बन जाता? ये अवे फ्रॉम
ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमारे पास आपको देखना है कि कब शेडेड पोर्शन आ रहा है। यही अगर अब एक से ज्यादा इनइक्वालिटी आ रही है तो उनका जो कॉमन पोर्शन आएगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, फिजिबल रीजन। एक छोटे से एग्जांपल से देख लेते हैं, एक दूसरे एग्जांपल से देख लेते हैं भाई हम लोग, कि अगर दो हमारे पास है, जैसे एक यही ले लेते हैं कि भाई 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6 ले लिया, और एक ले लेते हैं अगर हम लोग इसी में ही क्या x प्लस 2y इक्वल टू, सपोज करो हमने ले लिया 4, x प्लस 2y इक्वल, सॉरी इक्वल टू तो नहीं आएगा, इस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले लेते हैं। ठीक है, अभी मैं रैंडमली ले रहा हूं, एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये आपस में सॉल्व होंगी भी या नहीं। ठीक है, और x कॉमा y जो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है वो भी हमारे पास है। ठीक है जी, तो कैसे इसका ग्राफ बनेंगे और किसको तब हम फिजिबल रीजन बोलेंगे। अब बेटा मैं जो आपके पास ट्रू या फिर अवे वाला है वो वाला काम आप खुद कर सकते हैं। ठीक है ना, पॉइंट्स बनाने वाला काम मैं बस आपको एक बार समझाने के लिए एक एग्जांपल्स के थ्रू करवा रहा हूं। फिर हम लोग जब मेन क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपके पास सीयूटी में इस तरह से ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन तो नहीं आएंगे आपको। हाँ, ग्राफ दिया हो सकता है और बोला जाएगा हाँ जी ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं और इसके बेसिस पे बताइए कि आपके पास क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन आना चाहिए, वो काम तो हो सकता है। ठीक है जी, तो जी पहली जैसे इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, एक बार पॉइंट्स भी प्लॉट कर ले। अगर मैं फर्स्ट इनइक्वालिटी को देखूं तो पहली हमारे पास क्या है, हमने बात की थी भाई जी 0,2 और फिर 3,0, और इसी में ही हमने एक लाइन बना दी थी जो इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर रही थी, ज्वाइन कर रही थी। और इसी में बेटा अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं होता, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, कोर वालों ने, अप्लाइड वालों ने 12th में पढ़ा होगा कि भाई ये डॉटेड बनती है लाइन। क्या बनती है हमारे पास, डॉटेड। अब इसका जो हमारे पास देखो लेस देन इक्वल टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, तो इसका जो हमारे पास शेडेड पोर्शन रहेगा वो ये वाला रहेगा। ठीक है, बट ये हमारा फाइनल रीजन नहीं है। जो फाइनल रीजन होगा उसको हम डार्क करते हैं। जब आप सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हो तो हम लोग या तो एरो दिखा के बनाते हैं इस वाले पोर्शन को, और या फिर बहुत लाइट डार्क करते हैं, लाइट शेड करते हैं, और जो हमारा फाइनल विजिबल रीजन होता है उसको हम डार्क शेड करते हैं। वही हमारा मेन आंसर होता है। और सपोज करो दूसरी जो हमारी इनइक्वालिटी है वो है, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसके लिए पहले पॉइंट की भाई अगर x 0 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो भाई इसके लिए भी 0,2 एक पॉइंट हो गया। x 0 है तो जी y की वैल्यू 2, और जी y 0 है तो x की वैल्यू 4, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपने पास। अब वही बात है ना, देखो इसमें कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है अपने पास, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। इसमें ना राइट हैंड साइड पर भी मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे रैंडमली नहीं बनाएंगे कि वो तो यही लाइन आपके पास आ जाएगी तो उसमें कुछ कॉमन पोर्शन बाहर की तरफ निकलेगा। हाँ, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो x 0 तो y 1 आ गया, तो यानी ये वाला पॉइंट आ गया x 0, तो क्या रहा है ये 2 था, हाँ जी, ये आ गया जी x 0 तो y 1, तो ये पॉइंट ये आ गया। फिर जी y 0 तो x 2, तो यानी ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये आ गया 2,0। अब मैं अगर इनको ज्वाइन करता हूं तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है जी, अभी हमने ऐसी रैंडमली फिगर्स ली हैं। अब इसका क्योंकि आपके पास ये ग्रेटर देन इक्वल, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगी जब मैं x और y को दोनों को 0 पुट करूंगा। अब ये 0 ग्रेटर देन ना ग्रेटर होता है ना इक्वल टू होता है, तो ये दोनों कंडीशन ही गलत होगी, तो इसका मतलब ये फॉल्स होता है। जब फॉल्स होता है तो शेड रीजन होता है हमारे पास जो अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है, जो हमारे पास अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है, तो ये वाला पोर्शन आएगा सारा। अब तीसरी इनइक्वालिटी है x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये रिप्रेजेंट करती है हमारे को क्या कि भाई x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये हमारे को रिप्रेजेंट करती है कि आपके पास जो रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है। तो अब हमारे को वो वाला पोर्शन देखना है जहां पर ग्रीन लाइंस भी आ रही है, व्हाइट लाइंस भी आ रही है, मतलब जो दोनों में कॉमन आ रही है, और हमारे पास वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो बेटा तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना चाहिए, तो आपके पास ये हमारी एक बाउंड्री बन गई और इसके बीच का जो पोर्शन है वो हमारा क्या कहलाएगा, फिजिबल रीजन। तो ये पिंक वाला पोर्शन अपना क्या कहलाएगा, फिजिबल
रीजन। क्या कहलाएगा ये? फिजिबल रीजन। और इसी में ही अब हम अपनी फिफ्थ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिफ्थ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। पहले कि अभी हम कॉर्नर पॉइंट मेथड में भी पढ़ेंगे, बट अभी सीखते हैं कि जी कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गए हमारे पास? जो बाउंड्री होती है हमारे पास, ठीक है, आप सीधा बोल सकते हैं कि पॉइंट्स या फिर वर्टेक्स, वर्टेक्स पॉइंट्स बोल लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वर्टेक्स पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ, वर्टेक्स पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ फिजिबल रीजन। तो भी जो भी हमारे पास फिजिबल रीजन है उसकी जो बाउंड्री है, जैसे उस पर जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कौन कौन से हो गए, मैं उसको कौन से कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थोड़ा अलग सा दिखे, रेड कलर से देखिए। पहला एक पॉइंट ये हो गया ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1। दूसरा ये पॉइंट हो गया बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,2। क्योंकि ये हमारे पास जो पिंक वाली बाउंड्री है जिसको हम फिजिबल रीजन बोल रहे हैं, उसी की बाउंड्रीज पर आ रहे हैं, ठीक है। में शायद दिखने में दिक्कत आ रही है, तो ऑरेंज से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ए 0,1, बी 0,2, और फिर ये सी विच इज 3,0 और डी विच इज 2,0। तो ये अपने पास क्या आगे बेटा? कॉर्नर पॉइंट्स। अब इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पर हमारे को जो z है उसको क्या कराना होता है? ऑप्टिमाइज कराना होता है। ऑप्टिमाइज का मतलब मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज, ठीक है जी। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट मेथड। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो कॉर्नर पॉइंट क्या कहता है हमारे पास? कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या आता है? सबसे पहले आपने क्या करना है कि फाइंड द फिजिबल रीजन, find the visible region and hence get the कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं ये हम लोग समझ चुके हैं कि जो फिजिबल रीजन होता है हमारे पास, उसकी जो बाउंड्री हो गई, उसकी बाउंड्री पर जो हमारे वर्टेक्स होते हैं वो उसको बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट्स। तो सबसे पहला काम क्या है? फाइंड कीजिए फिजिबल रीजन को, जो कि आपको क्या देते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है हमारे पास? सब्स्टिट्यूट these corner points, substitute these corner points in z which is in the form of ax plus by plus c। अब ऑब्वियस सी बात है यार, पॉइंट है तो मतलब कोऑर्डिनेट है। अगर कोऑर्डिनेट है तो बेटा एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में है, तो मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लुक फॉर मैक्सिमम, और अगर क्वेश्चन मिनिमम का है तो जी मिनिमम वैल्यू ऑफ z, मिनिमम वैल्यू ऑफ z। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जो अपने पास जो फिजिबल रीजन है, देखो जैसे ये क्लोज्ड है तो उसको हम बोलते हैं कि जो फिजिबल रीजन है वो है बाउंडेड। अगर यही जैसे सपोज करो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, सपोज करो वो हमारे पास अगर आता इस लाइन से ऊपर, अगर ये सिर्फ ग्रीन वाला पोर्शन हमारे पास अगर फिजिबल रीजन आता तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्लोज नहीं है, तो वो अनबाउंडेड है। तो हमारे पास अब जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड या अनबाउंडेड हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा यहां पर कि जो हमारे पास फिजिबल रीजन है, ठीक है, वो क्या हो सकता है? या तो बाउंडेड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? अनबाउंडेड हो सकता है। या तो बाउंडेड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? अनबाउंडेड हो सकता है। बाउंडेड का मतलब क्या हो गया कि जो उसकी बाउंड्री है इज डेफिनाइट, फिक्स बाउंड्री है एंड क्लोज्ड है, ठीक है। जो बाउंड्री है वो क्लोज्ड है। अब इसमें क्या है? बाउंड्री इज नॉट डिफाइंड, या फिर आप बोल सकते हैं कि इज फिक्स नहीं है बाउंड्री, या फिर आप बोल सकते हैं कि और नॉट क्लोज्ड, ठीक है। वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। अब अगर हमारे पास फिजिबल रीजन बाउंडेड है, ठीक है, लुक फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ z। अगर हमारे पास जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड है, तो जो हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आई है वो ही हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, ठीक है। बट अगर हमारे पास अनबाउंडेड आई है तो वो मे और मे नॉट भी क्या हो सकती है? हमारे पास क्या? मिनिमाइज ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू।
तो उसके लिए क्या है बेटा, ध्यान से समझना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है, एट पर्टिकुलर कॉर्नर पॉइंट्स। पॉइंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, हमने बात करी है। तो अगर बाउंडेड है तो भाई उसकी फिक्स वैल्यू आएगी जो मैक्सिमम होगी, या फिर अगर मिनिमम का क्वेश्चन है तो मिनिमम होगी। बट यहां पर क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ z may और may not be optimized, may और may not be optimized, ठीक है। वो हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड हो भी सकती है और ऑप्टिमाइज नहीं भी हो सकती है। अब कब ऑप्टिमाइज्ड होगी, कब ऑप्टिमाइज नहीं होगी, जरा इसकी वर्किंग पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार बाउंडेड के लिए देखते हैं। फॉर बाउंडेड फिजिबल रीजन, फॉर बाउंडेड फिजिबल रीजन, कि अगर हमारे पास फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो क्या होगा, तो बेटा ध्यान समझना, हमारे पास क्या होगा, इस तरह से टेबल बनता है जिसमें 2 कॉलम आते हैं, ठीक है। और जो पहला कॉलम होता है वो होता है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स का। पहला जो हमारे पास कॉलम होता है वो किसका होता है, कॉर्नर पॉइंट्स का। और फिर हमारे पास z आता है जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास दिया होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट पहला एक a पॉइंट हो गया, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू होगी, सपोज करो x1 y1। फिर b कॉर्नर पॉइंट हो गया, उसकी वैल्यू होगी x2 y2। फिर c कॉर्नर पॉइंट हो गया और फिर d हो गया। जरूरी नहीं कि 4 ही आए, 3 भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि फिजिबल रीजन आया क्या है। और आपके पास इस पर z की अलग अलग वैल्यूज आई, ठीक है। ये वैल्यू आई सपोज करो z1, ये वाली वैल्यू आई z2, ये वाली वैल्यू आई z3, और सपोज करो यही वैल्यू आ गई, ये वैल्यू भी क्या आ गई z2। और इस बार क्या है कि यही दोनों वैल्यूज क्या, पहले ना एक सिंपल केस करते हैं, चलो पहले हम लोग बात करते हैं कि ये z4 आई, और अपने पास क्या है इस बार कि ये जो z2 है हमारे पास, ये क्या आया है, मैक्सिमम वैल्यू आई है। और हमारे पास क्वेश्चन भी क्या था कि z को क्या करना है, टू बी मैक्सिमाइज्ड करना है। हमारे को क्या करना है, इसको टू बी मैक्सिमाइज्ड करना है। तो मतलब अपने को जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन गिवन था वो हमारे पास क्या था, मैक्सिमाइज करने वाला था। और यही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई है और इसको हमने नाम दे दिया कि ये कैपिटल M आई है। तो यानी हमारे पास क्या हो गया, Z मैक्सिमाइज हो गया। कब, जब आपके पास x की वैल्यू x2 है एंड y की वैल्यू क्या है, y2। तो हम सीधा क्या लिखते हैं कि देयरफॉर Z इज ऑप्टिमाइज लिख दीजिए या फिर मैक्सिमाइज लिख दीजिए, जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है, at x is equal to x2 and y equal to y2 and maximum value of z क्या आ गई अपने पास, सपोज करो आ गई कैपिटल M, ठीक है। जो ये जो Z2 आया था उसको हमने नाम दे दिया कि वो कैपिटल M वैल्यू आई, ताकि याद रहे कैपिटल M का मतलब कि वो मैक्सिमाइज आई है, ठीक है जी। अब अगर यही हमारा क्वेश्चन होता पहले ही, अभी हम विजिबल रीजन जो है बाउंडेड ही है, अगर अब क्या होता हमारे पास, नेक्स्ट केस क्या होता कि हमारे पास सेम सिचुएशन लेके चल रहा हूं बेटा मैं, सेम हमारे पास इस तरह से टेबल बनता, कॉर्नर पॉइंट्स और ये z ax प्लस by प्लस c। पहला कॉर्नर पॉइंट होता a x1 y1, दूसरा कॉर्नर पॉइंट b x2 y2, तीसरा कॉर्नर पॉइंट c x3 y3 और चौथा कॉर्नर पॉइंट d x4 y4। इस पर वैल्यू आई z1, इस पर वैल्यू आई z2, इस पर वैल्यू आई z3 और इस पर भी वैल्यू क्या आ गई, z2 आ गई, ठीक है। तो दो वैल्यू सेम आ रही है और बाई चांस क्या है कि यही दोनों वैल्यूज क्या है अपने पास, मैक्सिमाइज है। और फंक्शन भी क्या है, टू बी मैक्सिमाइज्ड ही है। फंक्शन भी क्या करना था, टू बी मैक्सिमाइज्ड ही था। तो इस बार ये दोनों ही अपने पास क्या आई है, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है और दोनों ही मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हमने नाम दिया कैपिटल M। तो हम लोग आंसर कैसे लिखते हैं इसमें
या इसका आंसर क्या होता है, हम लिखते हैं कि z इज मैक्सिमाइज्ड, z इज मैक्सिमाइज्ड at every point on the line joining capital B x2 y2 and capital D x3 y3। तो जैसे पहली बार एक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था हमारे पास, ठीक है, ये क्या था अपने पास, यूनिक सॉल्यूशन, ये क्या था हमारे पास, एक यूनिक सॉल्यूशन। बट इस बार क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट हमारे पास सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जो लाइन सेगमेंट होगा जो बी और डी को ज्वाइन कर रहा होगा उसके ऊपर बेटा इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उन हर पॉइंट पर क्या होगा, z आपके पास मैक्सिमम आएगा और यही सेम वैल्यू कैपिटल M देगा, ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z तो आपके पास वही रहेगी। एंड सेम गोस फॉर किसके लिए, एंड सेम गोस फॉर मिनिमाइज। तो अगर फिजिबल रीजन है और बाउंडेड है और मिनिमाइज करना है और Z2 अगर सबसे छोटी वैल्यू है तो उसको हम लोग सब क्या कर देते रहे, स्मॉल m दे देते रहे, उसको हम क्या दे देते रहे, स्मॉल m, ठीक है जी। और वही हमारे पास मिनिमाइज होता, वही हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होता, मिनिमाइज सॉल्यूशन होता और मिनिमम वैल्यू आती है z इक्वल टू स्मॉल m, जो भी आ रही है। सेम अगर 2 पॉइंट पर आता है तो यही काम करते हैं, बट ये काम कब करना है, जब z क्या है हमारे पास, जब z क्या है हमारे पास बाउंडेड, जो अपना फिजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड है। बट अगर यही फिजिबल रीजन फॉर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, यहां पर बेटा अब एक काम एक्स्ट्रा पड़ सकता है, वो भी डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, कंडीशन पे जो है, ठीक है जी। वो क्या है, ध्यान समझना। अगर हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास जो फिजिबल रीजन आया है वो अनबाउंडेड आ गया, तो सेम काम बेटा, कॉर्नर पॉइंट्स है, z है ax प्लस बी वाई प्लस सी, पहले एक कॉर्नर पॉइंट था x1 y1, फिर b था x2 y2, फिर c था x3 y3 और फिर d था x4 y4, ठीक है। ये वाली z की वैल्यू आई z1, ये वाली z की वैल्यू आई z2, ये वाली z की वैल्यू आई z3 और ये वाली z की वैल्यू आई z4। अब सपोज करो क्या हुआ जी, इस बार जो z3 है वो क्या है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू है, वो क्या है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू, और उसको डिनोट करा हमने स्मॉल m से। अब यही हमारे पास जो m की वैल्यू है, जो x इक्वल टू x3 और y इक्वल टू y3 पर आ रही है, वो हमारा मिनिमम सॉल्यूशन या ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा, वो काम क्या करना होता है आपको, चेक फॉर the region, check for the region formed by, check for the region formed by the inequality z greater than capital M, अगर हमारे पास मैक्सिमम वाला है, और z लेस देन m। यहां पर कैपिटल M क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, स्मॉल m क्या है, मिनिमम वैल्यू आती है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है मैक्सिमाइज वाले का, तो अब नई लीनियर इनइक्वालिटी बनेगी, z जैसे z सपोज करो 3x प्लस 4y है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू आ रही है आपके पास सपोज करो 5, तो 2x प्लस 3y लेस देन 5 के लिए हमारे पास क्या बनेगी, एक नई लीनियर इक्वालिटी बनेगी। और सपोज करो कि z तो वही है 2x प्लस 3y, और जो हमारे पास z आ रही है मैक्सिमम वैल्यू वो आ रही है सपोज करो 50, तो जी 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 50 के लिए हमारे पास एक नई इनइक्वालिटी बनेगी। अब वो नई इनइक्वालिटी को आप लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है, चेक करना है एंड प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, और ये वही ग्राफ होगा जिस पर आपने फिजिबल रीजन बनाया है, जिस पर आपने क्या करा है, फिजिबल रीजन बनाया है। अब आपको क्या करना है, प्लॉट करने के बाद इफ द ओपन हाफ का मतलब हो गया कि जो आप रीजन बना रहे हैं, बिकॉज जब हम इनइक्वालिटी बनाते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले एग्जांपल में आपको बताया था, तो ये ओपन हाफ हो गया ना अपने पास, यानी कि जो इसका शेडेड पोर्शन आया है, ओपन हाफ का मतलब जो इस इनइक्वालिटी का शेडेड पोर्शन आया है। तो इफ ओपन हाफ ऑफ द इनइक्वालिटी
कौन सी, z ग्रेटर देन m फॉर मैक्सिमम वाली प्रॉब्लम और z लेस देन स्मॉल m फॉर मिनिमम वाली प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों अलग अलग चल रहे हैं बट हम एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इफ ओपन हाफ ऑफ द इनइक्वालिटी दिस हैज नो कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन, अगर फिजिबल रीजन का इस ओपन हाफ प्लेन के साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, हैज नो कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन, then capital M और small m is respective maximum और minimum value of z। ठीक है, अगर ऐसा है तो, और ऐसा नहीं है else no maximum और minimum value of z exist। अगर ऐसा है तो ठीक है, बट अगर नहीं है तो आपके पास क्या होगा, कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की नहीं होगी। तो अगर जो नई इनइक्वालिटी बनी है, ठीक है, जो z ग्रेटर देन m मैक्सिमम वाले के लिए, ठीक है, फॉर मैक्सिमम प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, और ये फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z, जिस क्वेश्चन में आपको z को मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम, जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, इसमें हमारे को z को क्या करना है, टू बी मिनिमाइज करना है। ठीक है, टू बी मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करेंगे तो यानी कि हम बनाएंगे z लेस देन m वाली इनइक्वालिटी और फिर उसको प्लॉट करेंगे हमारे ग्राफ के साथ। अगर उसका जो शेडेड पोर्शन आएगा उसमें और हमारे फिजिबल रीजन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है, अब क्योंकि ये लेस है तो ये लाइन जो बनेगी वो डॉटेड बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं देगी अगर, तो जो हमारे पास ये x3 और y3 थे वही हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा और यही मिनिमम वैल्यू हमारी z की मानी जाएगी। बट अगर कोई कॉमन पॉइंट आ गया, एक भी आ गया, तो मतलब उस एलपीपी का, उस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो भाई ये था पूरा हमारे पास क्या, पूरा कॉर्नर पॉइंट मेथड। ठीक है, हालांकि हमारे को अब यहां पर कॉन्सेप्ट ज्यादा सीखना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल जितनी बातें करिए बेटा, हम देखेंगे कि क्वेश्चन की फॉर्म में भी वही पूछी जा रही है, चाहे हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रखेंगे वो भी, और जो लास्ट में मैं आपको सीयूटी के क्वेश्चन कराऊंगा इस साल के आए हुए, उसमें भी आप देख लेंगे। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो समझते हैं बेटा किस तरह से क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। तो जो आपके पास पहला क्वेश्चन है कि द कॉमन रीजन, जिसको हम फिजिबल रीजन भी बोलते हैं, डिटरमाइंड बाय ऑल द लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ अ एलपीपी इज कॉल्ड द, तो भाई कॉमन रीजन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है बिल्कुल कि जी फिजिबल रीजन बोलते हैं, ना ट्रायंगुलर बोलते हैं, ना क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ना कुछ और बोलते हैं। अभी हमने सीखा है कि जो हमारे पास कॉमन रीजन आता है, जो सारी लीनियर इनइक्वालिटीज का कॉमन पोर्शन होता है इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट, उसको बोला जाता है फिजिबल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द फिजिबल रीजन्स फॉर द इनइक्वालिटीज दिस एंड दिस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ सेकंड्स में ही कर सकते हैं। कैसे, अपने को दिखाई दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि एक नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट है, और हमारे पास फिजिबल रीजन होता है सबका कॉमन पोर्शन, और हमें पता है कि भाई x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास यानी कि कॉमन पोर्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आएगा, जो सारे आपके पास पोर्शन आएंगे उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही देखना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे पास पोर्शन आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। वरना आप बना के देखना चाहते हैं इनइक्वालिटी को, बना के देख लीजिए, बट इससे हमारे को क्लियर हो गया कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में दे रखा है, तो जो फाइनल रीजन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द हाफ प्लेन। अब भाई हमारे पास इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y माइनस 15 लेस देन 0, तो यानी 2x प्लस 3y इज लेस देन 15। तो जोन सा हमारे पास पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो पोर्शन हमारे पास उसके हाफ प्लेन में नहीं आएगा। फिर हाफ प्लेन का मतलब हमने क्या सीखा था कि भाई वो वाला पोर्शन, ठीक है, अब जैसे यहां पर लेस देन है तो जो भी लाइन बनेगी वो डॉटेड बनेगी। ठीक है, और सपोज करो इसका हाफ प्लेन अगर ऐसे है, तो मतलब इस पोर्शन के अंदर जो आता है, तो मतलब इस पोर्शन के अंदर आना मतलब वो पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो जी पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो 0,2 का मतलब हो गया 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2
ठीक है जी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और वो लेस देन 15 है, तो यानी कि ये सेटिस्फाई करती है, तो ये अपना ऑप्शन सही है। मतलब ऑप्शन सही है मतलब कि ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है, बट हमें वो बताना है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर 2,1 देखते हैं, तो जी x की जगह पे 2 रख दिया, y की जगह पर 1 रख दिया, तो 4 + 3 7, 7 भी 15 से छोटा होता है, तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर मैं 3,5 को देखूं तो 2 × 3 + 3 × 5, तो ये आ गया जी 9 + 15, तो 9 + 15 कितना हो गया 24, सॉरी 9 नहीं 3 2 6, 6 प्लस में 15, ये आ गया जी 21 विच इज मोर देन 15, तो भाई ये अपने पास क्या हो गया, गड़बड़ होगी, तो यानी ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इस बार मुझे बताना था कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो भाई अपना ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आंसर ये है, तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, और 3,1 को भी देखेंगे तो 6 + 3 9, और 9 भी छोटा होता है 15 से, बट देखना ही नहीं है, टाइम बचाना है हमारे को। इन एन एलपीपी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज सर लीनियर, हमने बात ही लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए करी है, तो और कुछ देखना नहीं, ना नॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक, ना क्यूबिक। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि जो z है, हमने पढ़ा है कि भाई जो z होता है वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है, ax + by + c की फॉर्म में रहता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एक लीनियर फंक्शन या फिर लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। The feasible region for an LPP is always a convex polygon। अब बेटा जब भी आप याद रखिए, अगर हमारे पास जो लीनियर है, हमारे पास अगर हमारे पास लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, या फिर हमारे पास लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, अगर ठीक है, अगर हमारे पास लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स है, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा ही क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। बट अगर हमारे पास नॉन लीनियर है, अगर हमारे पास नॉन लीनियर कंस्ट्रेंट्स है, तो हमारे पास उसके लिए कॉनकेव होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। द फिजिबल रीजन फॉर द कंस्ट्रेंट दिस, अब देखो यहां पर सिर्फ x > 0 दे रखा है। अब x > 0 का मतलब हुआ कि आपके पास, अगर आपको क्वाड्रेंट सिस्टम याद है, अगर आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बेटा याद है, तो ये अपने पास ध्यान से देखो, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, और ये ओरिजिन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको अच्छे से याद होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो जाता है बट y पॉजिटिव रहता है। थर्ड में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। फोर्थ में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। अब यार x > 0 का मतलब कि x क्या है, पॉजिटिव है। अब x पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ दोनों में x क्या रहता है, पॉजिटिव। अब क्योंकि जो फिजिबल रीजन बनाना है उसमें ये वाली इनइक्वालिटी भी इंक्लूड करनी है, तो इसका कॉमन पोर्शन भी चाहिए, तो भाई इसका कॉमन पोर्शन का मतलब आपके पास फर्स्ट एंड फोर्थ में ही रहेगा, उससे बाहर तो जा ही नहीं सकता। ठीक है जी, फर्स्ट एंड फोर्थ से बाहर जा ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, चलिए। If the feasible region of our linear programming problem is bounded, then the objective solution Z has both maximum value और minimum value, या only maximum या only minimum। तो बेटा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू तो एक ही आएगी। हाँ, अगर बाउंडेड है तो देखो हमारे को पता है कि भाई आंसर आएगा। अब वो आंसर यूनिक होता है या इनफाइनाइट होता है, बट अगर इनफाइनाइट भी है तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही है ना। हमने क्या बोलता कि अगर दो अलग अलग पॉइंट पर सेम वैल्यू मिल रही है तो हम बोलते हैं कि भाई इनफाइनाइट पॉइंट है जिस पर जो z है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, बट मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही है ना दोनों की, तो इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी तो वो एक एक ही होगी। ठीक है जी, कब, अगर वो बाउंडेड है। हाँ, अगर अनबाउंडेड है तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है कि जो हमारे पास ओपन हाफ बनेगा, जो एक नई इनइक्वालिटी क्रिएट की जाएगी, जो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, एवरी एलपीपी हैज एट लीस्ट वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए जी, एवरी एलपीपी हैज एट लीस्ट वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एट लीस्ट का मतलब कि भाई वन या फिर वन से ज्यादा सॉल्यूशन होना चाहिए। भाई अगर बाउंडेड है तो हमें पता है कि या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, तो उस केस में तो हम बोल सकते हैं। बट अगर हमारे पास एलपीपी अनबाउंडेड है और उसमें वो सेकंड वाला केस आ गया जिसमें कॉमन पोर्शन अगर आ जाता है,
ओपन हाफ के साथ फिजिबल रीजन का, तो हमारे को पता है कि ऐसे केस में ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है ना ही कोई मिनिमम वैल्यू होती है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास मैक्सिमम भी आएगा और मिनिमम भी आएगा, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट नहीं है। तो एलवी एलपीपी हैज अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऐसा भी नहीं है कि अगर 2 पॉइंट्स पर हमारे को सेम वैल्यू मिल गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, तो ये भी गलत। If an LPP has two optimal solution, then it has infinitely many solution। तो भाई ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हमारे पास एक एलपीपी में 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, मतलब 2 पॉइंट्स पर हमारे को सेम वैल्यू ऑफ z मिल रही है, तो हम बोलते हैं कि वो जो हमारे पास z है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर क्या है, ऑप्टिमाइज हो रहा है। फिजिबल रीजन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज सेड टू बी डैश इफ इट कैन बी एनक्लोज विद इन अ सर्कल। तो भाई अगर एक सर्कल के अंदर उसको हम कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड करते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग बाउंडेड कर सकते हैं, ठीक है। वो शेप चाहे सर्कल बने चाहे वो जो भी बने, अब हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्लोज है, डेफिनेट है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, हमारे पास बाउंडेड है। In a LPP, a linear function which has to be maximized or minimized is called a लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बिल्कुल देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास इस चैप्टर से। और कुछ कुछ आपके पास क्वेश्चंस अभी देखेंगे जो थोड़ा सा वर्किंग वाले आएंगे, बट लिमिटेड वर्किंग, कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि जो x है अपने पास पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब y जो है वो नेगेटिव है। तो भैया अभी अभी आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया है, अभी तो पढ़ाया है आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, एक बार फटाफट दोबारा भी देख लेते हैं यार। तो ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट x पॉजिटिव सॉरी x नेगेटिव y भी नेगेटिव, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट x भी पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये x ये y ये x डैश और ये y डैश, ठीक है जी। तो अब x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो इस तरह से आपके पास, और इसी तरह से आपके पास बेटा सीयूटी में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप देखेंगे जब मैं आपको सीयूटी क्वेश्चन कराऊंगा कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कांस्टेंट दिस दिस दिस। तो भाई ये 4 आपको कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं और z दे रखा है, ठीक है, और p और q ग्रेटर देन 0 है, ये भी बोला है। तो कंडीशन ऑन p एंड q सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z ऑकर्स एट द पॉइंट दिस। भाई अब 2 पॉइंट पर हमारे को सेम वैल्यू मिल रही है और वही वैल्यू मैक्सिमम भी हो रही है, तो यही कॉमन सेंस है कि अगर वो दोनों पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है तो वो दोनों मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो यानी हम लोग बोल देंगे कि z एट कौन सा 15,15 विल बी इक्वल टू z एट 0,20, क्योंकि दोनों पर आपको मैक्सिमाइज वैल्यू मिल रही है और हमें पता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू एक ही रहती है, ठीक है। पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं बट मैक्सिमम वैल्यू एक ही होती है। तो भाई z की वैल्यू 15,15 का मतलब कि भाई आप x की जगह पर 15 और y की जगह पर 15 डाल देंगे, और z एट 0,20 का मतलब आप x की जगह पर 0 और y की जगह पर 20 डाल देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया जी 15p इज इक्वल टू 20q, इसको उधर भेज दिया माइनस 15q, तो जी 15p बराबर आ गया सॉरी 5q के, 5 1 जा 5 3 जा, तो जी 3p बराबर आ रहा है q के, तो 3p बराबर आ रहा है q के, तो यानी भाई डी आंसर हो गया अपना, तो हमारा आंसर आ गया डी। एक बार ध्यान से समझ के इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आपके पास वर्किंग वाला कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि जो कॉन्सेप्ट है बेटा देखो ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है कि आपके पास क्या है कि भाई z जो है वो 2 जगह पर आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो भाई 2 जगह पर मैक्सिमम वैल्यू है तो मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू तो सेम है, सेम अगर 2 जगह पर मिनिमम वैल्यू होती तो भाई वो मिनिमम वैल्यू तो क्या होती, सेम होती। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। द मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन occurs at the vertex of the visible region, और इसी वर्टेक्स को आप क्या बोलते हैं भाई, इसी वर्टेक्स को आप क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट भी बोलते हैं। इसी वर्टेक्स को आप क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट। मतलब ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही भाई, मतलब जो मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारे पास मैक्सिमाइज या मिनिमाइज सॉल्यूशन है वो तो हमारे को कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलेगा, ठीक है जी। और जो फिजिबल रीजन है वो ऑलवेज कॉनकेव है, कॉनकेव नहीं होता जी, अभी अभी ताजा ताजा पढ़ के आए हैं कि वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि हम लोग लीनियर कॉन्स्टेंट्स के अंदर बना रहे हैं। तो यानी जो बी है हमारे पास क्या है, फॉल्स है, ठीक है जी। बी जो है आंसर वो क्या है,
फॉल्स है। इन डिफाइनिंग ऑफ एन एलपीपी इफ एंड एम स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, भाई स्मॉल एम क्या है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, मतलब कितनी लीनियर इनइक्वालिटीज होनी चाहिए, एंड एन फॉर द, एन किसके लिए जी, एन फॉर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो दो वेरिएबल से मिलकर बना है, जैसे हम बात कर रहे हैं हमेशा एक्स और वाई के टर्म्स में होता है, तो मिनिमम आपके पास दो इनइक्वालिटीज तो होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग आपके पास क्या, जो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, भाई वो तो पता है आना ही आना है ना भाई, दो इनइक्वालिटीज आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो मिनिमम दो, दो से ज्यादा भी हो सकती है, यही अगर तीन वेरिएबल वाला होता तो मिनिमम तीन आपके पास जरूर होने चाहिए थे। तो यानी जो m है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास क्या कहते हैं कि m स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, तो जो हमारे पास अगर कॉन्स्टेंट जितने हैं उतनी ही अपने पास क्या होनी चाहिए, उससे या उससे ज्यादा क्या होनी चाहिए, हमारे पास इनइक्वालिटीज होनी चाहिए। तो यानी जो m है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए। जैसे अगर दो वेरिएबल है तो भाई कॉन्स्टेंट्स यानी कि इनइक्वालिटीज तो अपने पास तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, बट एक नहीं हो सकती। तो m हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब इनइक्वालिटीज हमेशा वेरिएबल्स से बराबर या फिर ज्यादा होना चाहिए। अगर दो वेरिएबल है तो कम से कम दो इक्वेशंस, दो इनइक्वालिटीज जरूर होनी चाहिए। Let capital R be the feasible region for a LPP and Z is equal to AX plus BY be the objective function। अगर R बाउंडेड है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की Z की क्या होगी, एक बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, ओनली मैक्सिमम वैल्यू ओनली मिनिमम वैल्यू। भाई अगर बाउंडेड है तो हमारे को पता है उसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और मिनिमम वैल्यू भी होगी। ठीक है, बाउंडेड है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस तरह की हम लोग। सेम बेटा कि इफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कांस्टेंट, तो सेम बेटा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू दो पॉइंट पर कर रही है, तो आपको पता है कि जो z है एट 3,0 वो बराबर होगा किसके, z एट 1,1। तो बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम। तो आपके पास बेटा x की जगह पर 3 और y की जगह पर 0, और यहां पर बेटा x की जगह पर 1 और y की जगह पर 1। तो ये आ गया बेटा 3p इज इक्वल टू p प्लस क्यू, p को उधर भेज दिया तो यह जगह 2p इज इक्वल टू q। तो 2p इज इक्वल टू q को है, ये p इक्वल टू 2 क्या नहीं, हाँ ये बनेगा अपने पास 2p इक्वल टू q बनेगा। हाँ तो ये करेक्ट आंसर। तो बड़ा ऑप्शन बड़े ध्यान से मार्क करना, कहीं जल्दबाजी में p इक्वल टू 2q मार्क मत कराना, तो पूरा आता हुआ क्वेश्चन भी अपना गलत हो जाएगा। कह रहा था ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी, तो भाई देखो ग्रेटर देन 6 है तो ग्रेटर देन सिंबल से समझ जाया करो कि ये हमारे पास क्या होगा, जो अपने पास लाइन होगी, ठीक है, क्योंकि डॉटेड बनेगी तो और इसमें आपके पास अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। तो हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन, बिल्कुल नहीं। हाफ प्लेन दैट नाइदर कंटेन्स ओरिजिन नॉर द लाइन, दिस बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये लाइन में ग्रेटर तो सिर्फ डॉटेड बनी है, तो ना ही ओरिजिन वाला है इसके अंदर और ना ही ये लाइन है, तो भाई ये ऑप्शन सही लग रहा है। होल एक्स वाई ये भी गलत, एंटायर एक्स वाई प्लेन ये भी गलत, तो वही ऑप्शन बी ही हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि इसका सारा पोर्शन ये है, तो मतलब ये डॉटेड का मतलब ये होता है कि ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, और ना ही जो जीरो की तरफ ओरिजिन की तरफ जो हमारे पास पॉइंट्स है वो इंक्लूड है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि ऐसा हाफ प्लेन आएगा जिसमें ना तो ओरिजिन आ रहा है और ना ही ये लाइन जो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 वो आ रही है। और वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि भाई इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल टू होता तो ये लाइन पूरी डार्क बनती, तो उस समय वो लाइन भी इंक्लूड होती। फिजिबल रीजन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई, भाई अब फिजिबल रीजन है हमारे पास वो एक ऐसा रीजन होता है, ठीक है तो भाई फिजिबल रीजन वो पॉइंट है जो सेटिस्फाई करता है सारे कॉन्स्टेंट्स को। हमने बोला ना सबका कॉमन पोर्शन, कितने सारे क्वेश्चन भी हमने करे, ठीक है, जहां पर सारी बातें होनी चाहिए, जो सबका निचोड़ है वो होता है हमारे पास क्या, फिजिबल रीजन। मतलब जो सारे कॉन्स्टेंट्स का कॉमन आंसर है वो होता है अपने पास फिजिबल रीजन। नेक्स्ट है बेटा आपको कि एक इस तरह से फिजिबल रीजन दे रखा है, इसको मैं डार्क कर देता हूं, और ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। अब आपसे क्या पूछा है कि अगर z ये है तो मैक्सिमम वैल्यू z कब आती है, तो जल्दी से एक टेबल बना लेते हैं यार। ठीक है, आप लोग चाहे टेबल ना भी बनाओ, एग्जाम में चलेगा, आपको तो सिर्फ आंसर निकालना है। ठीक है, तो भाई ये है अपने पास कॉर्नर पॉइंट्स,
और इस बार ये है z। मैं सिर्फ इससे बता रहा हूं ताकि जो हमने टेबल बना के कॉन्सेप्ट समझा, आपको उसकी एक एप्लीकेशन पता लग जाए वो किस तरह से यूज होता है। तो भाई पहला कॉर्नर पॉइंट है 0,0, ओरिजिन नाम दे दिया उसको 0,0, इस पर z की वैल्यू तो भाई 0 ही आएगी। फिर नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 0,8, इसको a नाम दे दिया। अब x 0 है, y 8 है, तो 8 5 40 आ गई वैल्यू। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है अपने पास 4,10, तो जी b आ गया 4,10, तो 4 2 8 और 5 10 50, तो यानी वैल्यू आ गई 58। हाँ, नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 6,8, तो जी 6 2 12 और 8 5 40, तो ये वैल्यू आ गई 52। नेक्स्ट क्या है जी 6,5, तो जी z आ गया 6 2 12, 5 5 25, यानी कि 37। और नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 5,0, तो लास्ट कॉर्नर पॉइंट है 5,0, तो इस पर z की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है जी, एक बार ध्यान से देख लीजिए सारी वैल्यूज। अब हमसे पूछा है कि भाई कौन सी पर ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z आ रही है। आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z पूछा है, तो भाई सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 58, ये अपने पास मैक्सिमम वैल्यू है। और अपने पास फिजिबल रीजन बाउंडेड है क्योंकि क्लोज्ड है, तो भाई आपको वो अलग वाली कंडीशन भी चेक नहीं करनी, तो यानी सीधा आंसर क्या आ गया जी 4,10। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि भाई ग्राफ दे रखा है और ये काम करना है। नेक्स्ट, अगर z है 3x का माइनस b सेम के लिए, तो आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ z निकालनी है। तो अब सीधा इन्हीं पॉइंट्स का यूज करते हैं, वो तो सिर्फ समझने के लिए हमने करा था। अब z है भाई हमारे पास 3x माइनस वाई, तो इस पर z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इस पर z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 6 18, सॉरी हाँ 3 6 18 माइनस 8 यानी कि 10। इस पर z की वैल्यू कितनी आ गई 4 3 12 माइनस 10 यानी कि 2। इस पर z की वैल्यू कितनी आ गई जी 0 माइनस 8 यानी कि माइनस 8। तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू आई है वो हमारे पास -8 पर आई है, तो यानी ये अपना क्या हो गया मिनिमम वैल्यू की क्वेश्चन में हमसे क्या पूछी गई है मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर z है 2x माइनस 3y, इस बार अलग है, तो आपके पास सब निकालना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। भाई चालाक क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई जितने भी पॉइंट्स थे हमारे पास उन सब के लिए अपने को, अब क्योंकि अब z जो है वो चेंज हो गया, पहले तो 2x प्लस 3y था, ठीक है। अब हमारे पास z क्या है 2x माइनस 3y, तो उसमें हमारे को सम और क्या निकालना है, सम निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को। तो जी पहले एक बार एक एक करके दोबारा से पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट क्या था जी 0 0, फिर 0,8, तो एक पॉइंट हो गया 0,0, फिर हो गया जी 0,8, फिर क्या था जी 4,10 एंड 6,8, 4,10 और 6,8, और फिर क्या था जी 6,5 एंड 5,0, 6,5 एंड 5,0। तो क्योंकि इस बार z अलग है, वरना पीछे हमने निकाला था पूरा टेबल तो वहां से यूज कर लेते, बट इस बार z अलग है, तो इस पर तो भाई z 0 ही आ गया। इस पर z कितना आ गया 0 और -24, इस पर z कितना आ गया जी 4 2 8 माइनस 30 यानी -22। इस पर z कितना आ गया 6 2 12 माइनस 24 यानी -12। 6,5 पर कितना आ गया 12 माइनस 15 यानी -3, और इस पर कितना आ गया 10 माइनस 0 यानी कि 10। तो ये तो अपने पास भाई क्या आ रही है आपको दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू, ये तो आ गई अपने पास मैक्सिमम वैल्यू, और सबसे छोटी वैल्यू आ रही है -24, तो ये आ गई जी अपने पास मिनिमम वैल्यू। तो जी सम क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, -24 मिनिमम वैल्यू प्लस 10, तो -14 यानी ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चे, अब बेटा आ जाते हैं सीयूटी के क्वेश्चन पर। ठीक है जी, ध्यान से देखिए बेटा, कह रहा है कि अगर पॉइंट जो है 3a, -2b लाइज इन दिस रीजन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। तो भाई अगर ये पॉइंट इस रीजन पे रहता है तो मतलब ये पॉइंट जो है वो इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। देख लीजिए कितना सरल क्वेश्चन आ रहा है सीयूटी में। अब इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमने क्या करा, x की जगह पे पुट कर दिया 3a, y की जगह पे पुट कर दिया -2b, और ये लेस देन इक्वल टू -3 है,
तो ये आ गया बेटा 12a माइनस 14b इज लेस देन इक्वल टू -3। तो जी कौन सा ऑप्शन आता है? 12a माइनस 14b इज लेस देन इक्वल टू -3। बट देखो a की ऑप्शन में -3 है, बट उसमें यहां पर प्लस है, ठीक है, तो यानी हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। और बेटा इनइक्वालिटी में याद रखना है कि जब साइन चेंज करते हैं तो हम माइनस माइनस, जैसे अगर देखो ध्यान से कि भाई -2 है वो लेस देन -1 है, तो जब माइनस से माइनस हटेगा यानी साइन चेंज होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। या फिर जो 2 है वो ग्रेटर होता है -1 से, बट जब मैं माइनस साइन इधर करूंगा तो -2 जो है वो छोटा होता है 1 से। तो ये बात याद रखना बेटा। तो जब मैं अगर -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -12a, ये हो जाएगा +14b, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी बनेगी 14b माइनस 12a ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। तो 14b माइनस 12a ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी चालाकी करी गई है, बट उस चालाकी का ध्यान रखना। बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, कि अगर हमारे पास z है सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑन 2 कॉर्नर पॉइंट्स। भाई अगर सेम मैक्सिमम वैल्यू है 2 कॉर्नर पॉइंट्स पर, तो जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितने पॉइंट्स पर अकर करेगी? इनफाइनाइट पॉइंट्स पर। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, देखो CUT में इसी साल ऑर्डर आईडी क्वेश्चन की दे रखी है, चेक कर लेना, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं इसकी, तो सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन जो बेटा CUT में आया था हमारे पास, कि अगर z दे रखा है और ये कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन दे रखा है आपको, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, बट अनबाउंडेड है, इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, वो उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा करा है। अब या तो इसमें आंसर अनबाउंडेड में क्या होता है, या तो आंसर आएगा या तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आंसर कब आएगा? जब ओपन हाफ प्लेन के साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, फिजिबल रीजन का। अब आंसर, क्योंकि चारों ऑप्शन दे रखी है, तो आंसर मतलब आया है, तो यानी कि आपको इन्हीं पर चेक करना है। तो इस पर z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 3 12 प्लस में 3 4 12, ये आ गई 24। इस पर z कितना आ जाएगा? 9 3 27 प्लस 4 इंटू 0, तो यानी 27। तो ये z आ गया 3 2 6 5 4 20, ये आ गया 26, ये आ गया जी 8 4 32। अब हमसे क्या पूछा है? मिनिमम वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 24 पर आई है, तो यानी हमारे पास ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो बेटा देखो, इस तरह से क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा था और वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो एक और क्वेश्चन है बेटा, कि इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z आपको दे रखा है और ये इसके कॉन्स्टेंट्स हैं, तो z की वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू है z 0,4 पर, मैक्सिमम है 0,4 पर, मतलब सारे पॉइंट्स आपको चेक करने हैं। ठीक है जी, अब एक एक करके इनको चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले कि मिनिमम एट 0,4, z आपको दे रखा है, तो z कितना है अपने पास? 20 इंटू 0 प्लस 30 इंटू 4। ठीक है, ये 0,4 की बात हो रही है, तो z की वैल्यू आ गई जी 120। फिर ठीक है, अब ये 120 मिनिमम है मैक्सिमम है, ये भी देखना पड़ेगा। और या फिर आपके पास 4,0 की बात की जाए, तो z की वैल्यू क्या होगी? 20 इंटू 4 प्लस 30 इंटू 0, यानी कि 80। ठीक है, और एक वैल्यू और है 4/13 और 36/13, तो z इस वैल्यू पर क्या आ जाएगा? 20x है ना, तो 20 इंटू में 4/13 प्लस 30 इंटू में 36/13, तो ये हो गया जी 80 प्लस में 3 6 18 1080 अपॉन में 13, तो ये कितना हो जाएगा जी? 0 8 और 8 16 1160 अपॉन में 13, ये वैल्यूज आ रही है। सो विद दिस बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चंस भी सारे खत्म होते हैं। ठीक है, अब हमने आज जो चैप्टर पढ़ा उसमें सबसे पहले हमने देखा कि भाई लीनियर वर्ड क्या है, विच मींस की जो डिग्री है हमारे पास वेरिएबल की वो 1 होनी चाहिए। फिर हमने समझा कि भाई प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, कि एल्गोरिथम जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, और प्रॉब्लम का मतलब तो हमें अच्छे से पता ही है। तो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। फिर हमने सीखा कि हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है। फिर हमारे पास फिजिबल रीजन क्या होता है। फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, और हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, और फिर कैसे हम लोग कॉर्नर पॉइंट का यूज करके
अपना लीनियर प्रोग्रामिंग में जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, यानी ऑप्टिमाइज करते हैं। फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड है तो हमारे को पता है कि क्या करना है, तब उसके पास हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, वो चाहे हमारे पास यूनिक आए या इनफाइनाइट है। तो मतलब हमारे को मैक्सिमम वैल्यू भी मिलती है और मिनिमम वैल्यू भी मिलती है। बट अगर अनबाउंडेड है तो हमारे को पता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन से जो हमारे पास नई इनइक्वालिटी क्रिएट होती है उसके ऊपर। ठीक है बच्चा लोग, तो बेटा ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस करी, और विद दिस आज आपको होमवर्क में इसकी जो आपने एमसीक्यूज है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के, बेटा वो सारे आपने कवर अप करने हैं। और विद दिस आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब नए लेक्चर्स में मिलेंगे हम लोग। आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से जारी रखिए बेटा। कहीं पर कोई भी अगर आपको डाउट, प्रॉब्लम, समस्या, कठिनाई कुछ भी आ रहा है तो अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट में जरूर बताना, ताकि उसका जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है बेटा आपको मिल सके। अच्छे से पढ़ते रहिए, और कहीं पर भी बेटा आपको अप्लाइड मैथ्स के लिए मेरी जरूरत है तो आपको बताना जरूर है। तो विद दिस नोट बेटा आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर बच्चा लोग, एंड हैव अ नाइस डे अहेड।